हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ रसारोहण के बारे में पढ़ेंगे। रसारोहण जो होता है, इसमें वाटर जो है प्लांट्स के विभिन्न पार्ट पे कैसे पहुंचता है ये जानते हैं हम। ठीक, तो सबसे पहले प्लांट्स का जो रूट वाला पार्ट होता है, रूट सबसे पहले सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब करता है। इसके बाद जाइलम जो होता है वो पूरे पार्ट में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कि वह क्रिया जिसके द्वारा प्लांट्स की रूट द्वारा एब्जॉर्ब वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है ऊपर से नीचे की ओर खींचती है। ठीक, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत होता है, यानी कि इसमें जो वाटर है वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाना है। ठीक, तो क्या बोला है, ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत ऊपर की ओर तने में चढ़ता है। वो क्या कहलाती है, एसेंट ऑफ सेप यानी रसारोहण कहलाती है। इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी कहते हैं। भूमि पर उगने वाले प्लांट्स वाटर प्रायः सॉइल से प्राप्त करते हैं। इस वाटर के कुछ पार्ट की लॉस जो है वो ट्रांसपीरेशन के द्वारा होती है और कुछ पार्ट जो है वो जैविक क्रिया में लॉस हो जाता है। ट्रांसपीरेशन के द्वारा मतलब कि वाटर का वाष्प के रूप में उड़ने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसपीरेशन कहलाती है। ठीक, और जैविक क्रियाओं के द्वारा होती है, मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, उसमें जो फूड फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक, वाटर जो होता है वो रूट के कॉर्टेक्स से जाइलम में होता हुआ प्लांट के विभिन्न पार्ट में पहुंचता है। ठीक, कैसे पहुंचता है, रूट के कॉर्टेक्स में गया, रूट के कॉर्टेक्स से जाइलम में हुआ, फिर जाइलम जो है वो प्लांट्स के विभिन्न पार्ट में पहुंचा देता है। ठीक, आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या है, स्टाइल्स एंड कुकिंग। उन्होंने 1969 में इस प्रकार वाटर की ऊपर की ओर गति का स्टडी किया था उन्होंने। ठीक, उन्होंने बताया कि वाटर रूट द्वारा लीव्स तक जाइलम के थ्रू पहुंचता है। ठीक, जिस विधि द्वारा वाटर प्लांट्स के विभिन्न पार्ट में पहुंचता है जल संवहन या स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, यह वाटर जो प्लांट्स में पहुंचता है वो शुद्ध नहीं होता है, अर्थात वाटर में प्रायः क्या मिले होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तथा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब अकार्बनिक पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उस वाटर में घुले रहते हैं। ठीक, अतः तनु घोल वाले वाटर को जाइलम सैप कहते हैं। तनु घोल मतलब पतले घोल वाले वाटर को क्या कहते हैं, जाइलम सैप या जाइलम रस कहते हैं। और इस वाटर का प्लांट्स के विभिन्न पार्ट में जो पहुंचने की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, एसेंट ऑफ सैप यानी रसारोहण कहलाती है। सबसे पहले उन्होंने चलिए, इसके बाद हम रसारोहण के मार्ग आते हैं, यानी पैथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप। तो इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसको किसने किया था, यह एक्सपेरिमेंट सन 1671 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेल पिकियाई ने किया था। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले प्लांट्स की एक शाखा को लिया और ऐसी शाखा को लिया जिसका जो तना है यानी स्टेम है वो 1 से 2 इंच तक इस प्रकार रिंग किया जाता है कि उसका जाइलम जो होता है वो अन्य सभी पार्ट से अलग हो जाता है। ठीक, इसके बाद उन्होंने उस शाखा को एक बीकर में रंगीन वाटर लिया। ठीक, बीकर में रंगीन वाटर, और रंगीन वाटर में उस शाखा को क्या किया, डाल दिया। ठीक, इसके कुछ समय बाद इन्होंने देखा, डाल दिया, इसके कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जो इन्होंने जाइलम अलग था, अन्य सभी पार्ट से जाइलम अलग था। कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि इसका जो जाइलम है वो क्या होता है, रंगीन हो जाता है। ठीक, अलग किया हुआ जो जाइलम है वो क्या होता है, रंगीन हो जाता है, और इसके साथ साथ लीव्स की जो सिराएँ होती हैं वो भी रंगीन हो जाती हैं। ठीक, क्या होती है, लिप्स की सिराएँ जो होती हैं वो भी रंगीन हो जाती हैं। ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा। ठीक, अतः इन्होंने देखा कि इन्होंने एक शाखा लिया और शाखा की जो स्टेम है उसको इन्होंने रिंग कर दिया, और रिंग इस प्रकार किया जाता है कि 1 से 2 इंच तक इन्होंने इस प्रकार रिंग कर दिया कि इसका जाइलम जो होता है वो अन्य सभी पार्ट से अलग हो गया। ठीक, इसके बाद इस शाखा को इन्होंने रंगीन कलर का वाटर लिया एक बीकर में, उसमें डाल दिया, और कुछ समय बाद देखा तो इसका जो जाइलम था वो जाइलम क्या हो गया, ये जाइलम वाला पार्ट जो होता है वो रंगीन हो गया, और इसकी शाखा की जो पत्तियों की सिराएँ होती हैं वो भी रंगीन हो गई। ठीक,
इनके इस प्रयोग से सिद्ध हो जाता है कि रसारोहण में क्या होता है कि रसारोहण में केवल जाइलम ही भाग ले सकता है, यानी जाइलम के द्वारा ही रसारोहण की प्रोसेस हो सकती है और अन्य ऊतक इस क्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे रसारोहण की क्रियाविधि के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेफ। तो रसारोहण की क्रियाविधि को समझने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा थ्योरी दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है वाइटल फोर्स थ्योरी, दूसरा है रूट प्रेशर थ्योरी और तीसरा है फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो जो फर्स्ट है वाइटल फोर्स थ्योरी, इसमें रसारोहण की मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्लांट्स की अधिकतम लंबाई जो है वो 400 फीट है। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत 400 फीट ऊंचाई पर पानी चढ़ाने के लिए बहुत बल की आवश्यकता होगी। ठीक, तो इसके लिए गॉडलेविस्की, स्ट्रासबर्गर और सर जेसी बोस ने अपना मत प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले गॉडलेविस्की आए और इन्होंने बताया कि जाइलम जो होती है वो पेरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है और जाइलम की पेरेन्काइमा सेल्स जो होती है वो लिविंग होती हैं और जिसमें कि क्या होता है, पंपिंग क्रिया होती है और इस पंपिंग क्रिया के द्वारा रसारोहण होता है। ठीक, लेकिन इसके बाद 1893 में स्ट्रासबर्गर आए। तो इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा दिए गए मत का, गॉडलेविस्की द्वारा दिए गए मत का इन्होंने खंडन कर दिया और बताया कि जाइलम की जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनके लिविंग ना होने के बावजूद भी इसमें रसारोहण की प्रोसेस जो है होती है। इसके बाद सर जेसी बोस आए 1923 में। जेसी बोस का पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस है और जेसी बोस जो है एक सुविख्यात भारतीय वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने 1923 में प्लांट्स में रसारोहण के लिए वाइटल थ्योरी को प्रस्तुत किया था और अपने प्रयोग में इन्होंने सिद्ध कर दिया कि तने की सबसे भीतरी कॉर्टेक्स जो होती है उनकी सेल्स में स्पंदन गति होती है, यानी पल्सिमेटरी मूवमेंट होती है, जिसके कारण रसारोहण होती है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं रूट प्रेशर थ्योरी में। तो रूट प्रेशर थ्योरी को मानने वाले जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि जो रसारोहण की प्रोसेस होती है वो रूट प्रेशर के द्वारा होती है, किंतु इस मत को अमान्य घोषित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ऊंचे वृक्षों में रसारोहण के लिए इतना रूट प्रेशर उत्पन्न करवाना संभव नहीं था। ठीक, इसके बाद है फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत जो है 3 थ्योरी दिए गए हैं। फर्स्ट है कैपिलरी थ्योरी, दूसरा है इम्बिबिएशन थ्योरी और तीसरा है कोहिजन थ्योरी ऑफ डिक्सन एंड जॉली, यानी कि डिक्सन एंड जॉली का संसंजन सिद्धांत। ठीक, तो सबसे फर्स्ट क्या है, कैपिलरी थ्योरी। कैपिलरी थ्योरी जो है इसमें है कि इस मत के अनुसार जो है जाइलम की जो वाहिकाएं होती हैं कैपिलरी नलिका की भांति कार्य करती हैं, जिनमें कैपिलरी बल के कारण जल ऊपर चढ़ता है, किंतु इस मत को भी मान्यता प्राप्त ना हो सकी। इसको इसलिए मान्यता प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि वाहिकाओं का जो व्यास होता है वो इतना कम नहीं होता है और ना ही इतना अधिक होता है कि इसमें जल ऊपर चढ़ सकता है। ठीक, मतलब क्या बोला गया है कि इस मत को जो वैज्ञानिक मानते थे उन्होंने बताया कि वेसल्स जो होती हैं, जाइलम की जो वेसल्स होती है वो कैपिलरी नलिका की भांति कार्य करती हैं। ठीक, जिसमें कैपिलरी बल के कारण जल ऊपर चढ़ता है, लेकिन इसको मान्यता प्राप्त इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कैपिलरी का जो व्यास होता है ना ही इतना कम होता है और ना ही इतना ज़्यादा होता है कि जल ऊपर चढ़ सकता है। ठीक, दूसरा क्या है, इम्बिबिएशन थ्योरी। तो इम्बिबिएशन थ्योरी में इस मत को मानने वाले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा कि जाइलम वाहिकाओं में जो है इम्बिबिएशन के कारण चढ़ता है। इम्बिबिएशन मतलब अंतःशोषण मत, तो अंतःशोषण मत के कारण चढ़ता है, तो यह मत भी नहीं माना गया। अब तीसरा क्या है, कोहिजन थ्योरी ऑफ डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एवं जॉली ने सन 1894 में इस मत को प्रस्तुत किया था उन्होंने, और यह सिद्धांत जो है सबसे आधुनिक है और सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि ये जो सिद्धांत है ये सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। ठीक, और ये जो सिद्धांत है ना ये मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर आधारित होता है। कौन कौन से? फर्स्ट होता है कि जल के अणुओं के संसंजन एवं आसंजन गुणों के कारण जाइलम में जल का अखंड स्तंभ बन जाता है, यानी कॉन्टिन्यूअस कॉलम बन जाता है।
और दूसरा है कि वाष्पोत्सर्जन, अवकर्ष अथवा तनाव इस जल स्तंभ को प्रभावित करता है। यानी कि जल के अणुओं के मध्य आपसी आकर्षण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संसंजन बल कहते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त जल अणुओं में वाहिकाओं की भित्ति के अणुओं के प्रति आकर्षण होता है, जिसे क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। ठीक, तो संसंजन बल और आसंजन बल आप लोग समझ गए होंगे। और इन्हीं बल के कारण जो होता है, बाह्यिकी तत्वों में जड़ से लेकर के पत्ती तक जल का एक अखंड स्तंभ बन जाता है। और जल अणुओं के संसंजन व आसंजन बलों के कारण न तो जल स्तंभ टूटता है और न ही जल वायवीय तत्वों की भित्तियों से अलग होता है। ठीक, तो यहीं से रसारोहण की जो मैकेनिज्म है वो समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों की वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।